बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, जिसके कंटेंट्स हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 जो स्टार्ट करते हैं इसका, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब लेक्चर 5 का टॉपिक नंबर 1 है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये हम देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उनमें किस तरह पोलराइजेशन क्रिएट की जाती है और इसका पर्पस क्या होता है। The increase in capacitance of a capacitor due to presence of dielectric is due to electric polarization of dielectric। अब हमने कैपेसिटर के बारे में लास्ट जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 4, उसमें कैपेसिटर का बड़ी डिटेल से हमने जिक्र किया था और उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब आपको उसका स्ट्रक्चर याद होगा कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है उन प्लेट्स को और आहिस्ता आहिस्ता उन प्लेट्स के ऊपर चार्ज अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देता है। अब उसके दरमियान हमने फिर देखा था कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान अगर मीडियम रखा जाए तो फिर उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी कैपेसिटेंस पे, और अगर उसकी जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की प्लेट्स, अगर उनमें हम कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं करते, कोई वैक्यूम क्रिएट करते हैं या जस्ट एयर होती है, तो फिर उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि उसका रिजल्ट हमने डिराइव किया था मैथमेटिकली, जिसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से बनता था कि अगर हम कैपेसिटर के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई भी मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हिच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द एवरेज। तो ये अभी हम इस डायग्राम की मदद से इन दो पॉइंट्स को फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस जो सेकंड पॉइंट है उसका इसका ये मतलब बनता है कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई भी मटेरियल आप वैसे भी ले लें, अगर आपने उस पर कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बिकॉज जितने उसके पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके नेगेटिव चार्जेस हैं और उसका जो ओवरऑल या जो एवरेज सम होगा वो जीरो होगा। इट मीन्स द मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या डिस्कस करेंगे हम। इस डायग्राम का ये मतलब है कि ये आपके पास एक कोई भी मटेरियल है, ये जो लाइट ब्लू कलर में है, ठीक है, ये आपके पास कोई शीट है, कोई भी मेटल शीट है या डाइलेक्ट्रिक की शीट है। ये इस पे जो व्हाइट कलर के ये एटम्स हैं, ठीक है, ये 9 एटम्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। अच्छा, अब एटम का आपको स्ट्रक्चर तो पता है, दरम्यान में न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये पूरे का पूरा मटेरियल, ये शीट, ठीक है, या जो भी डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट मीन्स कि इसके ऊपर ना कोई मटेरियल के ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम इसी मटेरियल को ही उठा के हम एक ऐसे फील्ड के अंदर रखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम ऐसी चीज़ के अंदर रखते हैं, ऐसे फिनोमेना के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है जो कि कैपेसिटर की है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने सेपरेट किया हुआ है और इस प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर मेटल प्लेट है जो कि कैपेसिटर की है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। तो जो मटेरियल के जो एटम्स हैं, इस तरह से जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उन एटम्स से पास करेंगी तो क्या होगा, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या ओवरऑल एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पूरे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे। पॉजिटिव जो प्लेट है वो उसकी जाना बेंड हो जाएंगे और जितना भी पॉजिटिव क्लाउड है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो सारे का सारा एक जना थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये एक ओवल शेप आपके पास एटम की बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये एक एटम की ओवल शेप बन गई, ये दूसरे एटम की शेप बन गई, तीसरे एटम की शेप बन गई। इसी तरह इसके साथ जो एडजेसेंट एटम है,
इसके साथ ही ये वाला एटम, इसके साथ भी यही सलूक होगा। यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट है इस पे हमने नेगेटिव चार्ज सेपरेट किया हुआ है, और जो न्यूक्लियस होगा या जो एटम का पॉजिटिव पार्ट होगा वो सारे का सारा ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के, वो सारे के सारे इसका न्यूक्लियस, जो दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, वो अपनी जानब उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज ए रिजल्ट आपके पास एटम्स की कुछ इस तरह की शेप वो जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि जब कोई भी फील्ड नहीं था, न्यूट्रल था सब कुछ, उस वक्त एटम जो है वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में थे, जिनमें दरमियान में न्यूक्लियस था, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो इसी मटेरियल को जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया कि इसको इस तरह से इसकी ओवल शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है और जो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, इन दोनों के दरमियान एक सेपरेशन आ गई है। ठीक है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम कहते हैं कि ये डाइपोल बन चुका है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स है, और डाइलेक्ट्रिक्स के हमने डाइपोल बना दिए हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम चार्ज से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाइपोल की डेफिनेशन है। या डाइपोल को सिंपल तरीके से भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंपल मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ डाइपोल का। ठीक है, डाइपोल बनता किस तरह से है कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। जो एटम है जो यहाँ पे तो फिलहाल वो न्यूट्रल है, लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसी एटम का जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है वो पॉजिटिव की जानब अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस है एटम का वो दूसरी जानब अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जानब अट्रैक्ट होने का ये मतलब है कि ये जो अगर इस एटम को गौर से देखें तो इस एटम का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज क्लाउड अट्रैक्ट कर लेगी, और यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज था वो इस पॉजिटिव चार्ज या इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक डाइपोल क्रिएट होगा। इस सारे प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं ये डाइपोल क्रिएट हो चुका है। अब इसका क्या प्रोसेस होता है या इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है कैपेसिटेंस के अंदर, वो भी हम देखते हैं कि डाइपोल के क्रिएट करने से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। The electrons in the dielectric are not free, but it is possible that the electrons and nuclei enter a slight displacement when subjected to electric field. ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जिस तरह मेटल के अंदर क्या होता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से कंडक्शन होती है मेटल के अंदर। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मेटल की तरह फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो बाउंड होते हैं। तो अगर सिंपल डाइलेक्ट्रिक ये मतलब है कि उसमें से करंट पास नहीं करता। अगर आप डाइलेक्ट्रिक में से करंट पास करवाना चाहेंगे तो उसमें से करंट पास नहीं हो सकेगा। ठीक है, जिस तरह रबर है या वुड है या प्लास्टिक है, ये डाइलेक्ट्रिक्स में जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप इसमें से करंट गुजारना चाहें तो वो इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटर होते हैं, उसमें करंट पास नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स हैं। और ऐसे जो मटेरियल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे, वो एटम्स के साथ बाउंड होते हैं, जिस तरह ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एटम है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के साथ इस तरह बाउंड है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होंगे उसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब इन्हीं जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको हम जब भी किसी फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका जो नेगेटिवली चार्ज पोर्शन है वो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पोर्शन एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उनके अंदर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट इनके अंदर ये क्रिएट हो चुका है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान। इस चीज को हम कहते हैं डाइपोल। Two equal and opposite charges are separated by a small distance are said to constitute a dipole. ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि उनको सेपरेट रखा जाता है, और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है। अब इन दोनों को आपने सेपरेटली जो है वो अलग अलग रखना है। ठीक है, अलग अलग रखने का यही मतलब है कि जब डाइपोल क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर अलग नहीं होंगे इससे।
इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो एटम से बाहर निकल के इसके साथ स्टक कर जाएगा, ठीक है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। इसका यही मतलब है कि वो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक लोड एटम का वो डिस्प्लेस हो जाएगा और एटम एक ओवल शेप में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल। The molecules of dielectric under the action of electric field become dipoles and the dielectric is said to be polarized. अब ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक था मटेरियल, इसको हम कहते हैं कि ये अब पोलराइज्ड हो चुका है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और इस डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड हो चुका है। Thus positively charged plate attracts the negative end of molecular dipole and negatively charged plate attract positive end of dipole, ठीक है। ये चीज भी हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम मैथमेटिकली इसका देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या डाइलेक्ट्रिक का। जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी या इंक्रीज होगी, ये भी हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। इट डिक्रीजेस द सरफेस डेंसिटी ऑफ प्लेट। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा डिक्रीजेस द सरफेस डेंसिटी ऑफ प्लेट, इसका ये मतलब है कि ये जैसे ही ये जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस वो यहाँ पे आके इसके साथ स्टक कर जाएंगे तो उसकी सरफेस डेंसिटी जो है, जो इस मेटल की सरफेस डेंसिटी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सरफेस डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें E और सरफेस डेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सरफेस डेंसिटी है ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। अगर ये डिक्रीज कर रही है तो ये भी डिक्रीज करेगी, और अगर ये सरफेस डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सरफेस डेंसिटी है ये डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, ये जो क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ये उससे हमने इक्वेशन को डिराइव किया। E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। हम बार बार इस इक्वेशन को वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, अब यहाँ से हमने देखना है कि अगर E डिक्रीज, ये सिग्मा डिक्रीज कर रहा है तो E भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E और V ये एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। अगर E डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। एस क्यू इज इक्वल टू सी बी, ये कैपेसिटर की इक्वेशन है। यहाँ से हम वोल्टेज को किस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी, as V and C are inversely proportional, so when V decreases C will increase। अच्छा, अब यहाँ से हमने देखा था कि अगर E डिक्रीज करेगा तो V भी डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देख सकते हैं कि अगर V डिक्रीज कर रहा है तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि पहली जो दो इक्वेशंस थी, ये वाला E और ये वाला E, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो आपने नहीं ज्यादा इस पे परेशान होना, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन हमारा किससे कंसर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और चार्ज डेंसिटी से। यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस अब इंक्रीज करेगी, क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटेंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। तो इट मींस के ये शुरू कहाँ से कहानी हुई थी, डाइलेक्ट्रिक से, कि डाइलेक्ट्रिक जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा था तो उस वक्त उसकी जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई। चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल के डिक्रीज होने से क्या हुआ, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इट मींस सिंपल वर्ड्स में फिर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, के अगर आप उसकी प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं रखते, या एयर रखते हैं या कुछ भी नहीं रखते, या
वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस इतनी ज़्यादा एनहेंस नहीं होगी। तो कैपेसिटेंस कब बढ़ेगी, जब उसकी प्लेट्स के दरम्यान हम कोई ना कोई मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा, उसकी जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके दरम्यान कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो सिंपल जो हमारे होममेड अप्लायंसेस हैं, जो फैंस, इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, या और कुछ उस तरह की कोई टीवी वगैरह है पुराना पड़ा हुआ, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो अगर आप उसमें से निकाल के देखें, तो उस कैपेसिटर में कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जरूर इंसर्ट किया होता है। ठीक है, या उसके दरमियान माइका होता है, या अब्रिक रखा जाता है, या एल्यूमिनियम की शीट्स रखी जाती हैं, या कोई लिक्विड इंसर्ट किया जाता है। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक उसकी प्लेट्स के दरमियान जरूर रखा जाता है। वो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, उसकी कैपेसिटेंस को एनहेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अब हमने कैपेसिटर में देखना है कि कैपेसिटर के दरमियान एनर्जी किस तरह से स्टोर की जा सकती है। तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनमें एनर्जी जो है वो स्टोर की जा सकती है। ठीक है, तो पहले हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह स्टोर की जा सकती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज। Alternatively, it is possible to think of a capacitor as a device for storing electrical energy. कैपेसिटर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब इसके मुतबादल हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी भी स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी रखती है। ठीक है, जो एनर्जी भी स्टोर हम इससे करवा सकते हैं। अब हमने इस टॉपिक में हमने देखना है कि कैपेसिटर की मदद से हम इसके अंदर एनर्जी किस तरह से और किस फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। ये अभी हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है जी, तो अब हम इसकी फिर डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि अगर हमने पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करवानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करवानी है, या कैपेसिटेंस की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करवानी है, तो वो सिर्फ हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं, उन्हीं को मैनिपुलेट करके हम नया फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस the potential difference between the plates increases and large amount of work is needed to bring charges on the plates. अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बात इस ये जो सेकंड पॉइंट है उसको हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है कैपेसिटर का। यहाँ पर ये बैटरी हमने लगाई हुई है और ये इसकी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। अच्छा, अब बैटरी कब तक इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करती रहेगी, या बैटरी कब तक इसको चार्ज प्रोवाइड करती रहेगी। जो बैटरी है, बैटरी उस वक्त तक इन प्लेट्स को चार्ज प्रोवाइड करती रहेगी जब तक बैटरी का अपना जो पोटेंशियल है वो इन प्लेट्स के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर 3 वोल्टेज की बैटरी आपने यहाँ पे लगाई है, तो ये उस वक्त तक आहिस्ता आहिस्ता चार्ज प्लेट्स पे अकामुलेट होता रहेगा, प्लेट्स पर चार्ज इकट्ठा होता रहेगा जब तक इस प्लेट के दरमियान और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्टेज ना हो जाए। ठीक है, उस वक्त तक बैटरी चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती रहेगी। पहली बात तो ये आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, कि बैटरी कब तक पोटेंशियल डिफरेंस या कब तक चार्जेस प्रोवाइड करेगी। बैटरी तब तक चार्ज प्रोवाइड करेगी जब तक इन प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। अगर इसका पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त बैटरी जो है वो अपना पोटेंशियल प्रोवाइड करना वो बंद कर देगी, वो स्टॉप कर देगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखते हैं कि जब बैटरी इन इस कैपेसिटर की चार्जेस के कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान चार्ज प्रोवाइड कर रही होती है तो उस वक्त बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, चार्जेस को इस प्लेट के ऊपर अकोमोडेट करने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन कहाँ से आता है, वो वर्क डन जो है वो बैटरी इंटरनल इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं वहां से एनर्जी लेके तो वर्क डन करती है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं वहां पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है तो इसका यही मतलब है जो सेकंड पॉइंट है। अच्छा, अब
दूसरी चीज ये कि जैसे ही बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो पोटेंशियल तो जो चार्जेस हैं वो एकदम से यहाँ से नहीं अकोमोडेट हो जाते, ठीक है, वो एकदम से चार्जेस नहीं स्टोर हो सकते। तो बैटरी आहिस्ता आहिस्ता जो चार्जेस को स्टोर करवाती है, ठीक है। तो अब बैटरी जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस को स्टोर करवा रही होती है, तो उस वक्त बैटरी को एक वर्क डन करना पड़ता है। अब वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उस वर्क डन की मदद से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इन पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई है या कितना वर्क डन हमें करना पड़ा है एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, जब बैटरी को हमने ऑफ किया हुआ था, बैटरी अभी स्टार्ट, बैटरी ने पोटेंशियल प्रोवाइड करना या चार्जेस को यहाँ पे स्टोर करवाना स्टार्ट नहीं किया था, उस वक्त पोटेंशियल भी कितना था, 0। तो जब बैटरी ने पोटेंशियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर पोटेंशियल भी हो गया। तो यहाँ ये जो हमने कैलकुलेट किया ये एवरेज पोटेंशियल है, ठीक है, पहले 0 था फिर v हो गया। तो हम इसका एवरेज पोटेंशियल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0 + v डिवाइडेड बाई 2। ये जस्ट एवरेज हमने कैलकुलेट की हुई है, दो नंबर्स की एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह करेंगे, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो उसकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह जो 0 है ये इनिशियल पोटेंशियल था जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, और ये v पोटेंशियल कौन सा है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दी है कैपेसिटर से, उस वक्त पोटेंशियल v हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, 1/2v, ये एवरेज पोटेंशियल है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, वहां पे हमने इक्वेशन देखी थी, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर हमने देखा था वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई Q। अब यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, E इज इक्वल टू Q भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस ये जो बोल्ड किया हुआ है हमने भी, ये वाला भी, ठीक है, ये इसलिए मैंने बोल्ड किया हुआ ताकि इस वी में और इस वी में जो है वो आप डिफरेंशिएट कर सकें, फर्क रहे। ये जो बोल्ड किया हुआ है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, E इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। अब ये चार्ज है और ये जो V है ये एवरेज पोटेंशियल है, ये वाला जो आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, E इज इक्वल टू क्यू वी, ये वाला V आपने यहाँ पे पुट करना है, Q ऐसे चीज आ जाएगा। बाकी ये जो V है इसकी जगह पे 1/2V आपने पुट करना है, तो 1/2 QV ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वैसे आपके पास जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जाती है, ठीक है। तो उसको हम इस फॉर्म में मोस्ट सिंपल मोस्ट जनरल फॉर्म में उसका ये फार्मूला 1/2 QV, ठीक है। जितने चार्जेस हैं और जितना बैटरी ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पोटेंशियल को इस चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी कि जो कैपेसिटर की चार्ज प्लेट्स हैं उन दोनों के दरमियान कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसको हमने यहाँ से मोस्ट जनरल फॉर्म में हमने डिराइव किया हुआ, ये हमने लिख लिया। इसके बाद पुट ये जो चार्ज है, अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज की जगह पे हम कोई कैपेसिटेंस वाला एक्सप्रेशन लेके आए, या या ये वाला जो फार्मूला है इसमें चार्ज की जगह पे हम कोई कैपेसिटेंस वाला एक्सप्रेशन लिखें और हम इस फार्मूले को कैपेसिटेंस की टर्म में लिखें, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आप ये पुट कर दें Q इज इक्वल टू सी वी, जो चार्ज है वो कैपेसिटर वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटर का चार्ज किसके बराबर होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे Q की जगह पे आप सी वी पुट कर दें तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई इस Q की जगह पे सी वी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये पोटेंशियल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। इन दोनों को सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, सी वी को वी से मल्टीप्लाई किया, तो ये एनर्जी इसकी किसके इक्वल आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो अब हम एनर्जी की ये भी एक जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जिसमें पहला है कि ये एक्सप्रेशन था ये वाला, जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी 1/2 क्यू वी, यहाँ पे सिर्फ चार्ज था और पोटेंशियल था। अब हमने ये देखा कि इस चार्ज की जगह पे हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और फिर उसको हमने इस तरह से लिखा 1/2 सी वी। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटेंस है और एक वोल्टेज है,
ठीक है, मतलब उस कैपेसिटर की अगर आपको कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज का स्क्वायर वोल्टेज आपको पता है तो आप उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसी फार्मूले को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि फार्मूले हमारा फार्मूला हमारे पास वो एक ही है, वो यही जनरल फार्मूला है, लेकिन इसी फार्मूला को हम मैनिपुलेट करके आगे अपनी जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हम कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसी फार्मूले को मैनिपुलेट करके उसमें जो है वो वैल्यूज पुट करके तो हम अपनी जो भी हमने फार्मूले को जो शेप में लेके आना है वो हम लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले को हम देखते हैं कि अब हम उसको कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम उसको लिखना चाह रहे हैं इस एनर्जी को, तो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या एक्सप्रेशन बनेगी वो हम देखते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू ई डी, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाला वही एक्सप्रेशन है। E इज इक्वल टू वी ओवर डी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन है ये वही है, V इज इक्वल टू ई डी, मतलब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हमने ये वाली, ठीक है, E इज इक्वल टू वी डी और V किसके बराबर था, V इज इक्वल टू ई डी। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, एंड C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन आर ओवर डी। जब हमने इसका लेक्चर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था तो उसके एंड पे हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, ये बुक का रेफरेंस है, बुक की इक्वेशन नंबर 12.51 है, ठीक है, ये आप वहां से खोल के भी देख सकते हैं कि कैपेसिटर, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान हम अगर कोई मीडियम रखें तो फिर कैपेसिटेंस का ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये उसका एंड रिजल्ट है। ये एरिया है उसकी कैपेसिटर की प्लेट्स का, ये एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये साथ डी, मतलब कि ये अगर हम मीडियम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान फिर हमारे पास ये फार्मूला बनता है। और इसी कैपेसिटेंस को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने उसकी कैपेसिटर की जो यहाँ पे हम एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इसलिए हमने मीडियम वाला ये एक्सप्रेशन यूज किया है। अब ये C की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी, मतलब V की वैल्यू और C की वैल्यू, ये V की वैल्यू और C की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। V इज इक्वल टू ई डी एंड C इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, C की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और V की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ई डी, ये E और D साथ स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको स्क्वायर लेंगे, ई स्क्वायर वी ए डी स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा एक्सप्रेशन है, ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब ये वाला डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास सिंपल सिर्फ ये डी बचेगा, बाकी आपके पास एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। अब E इज इक्वल 1/2, अच्छा ये वाला जो ए है इसको आप डी के साथ कंबाइन करके लिख लें, ए और डी, साथ आप एप्सिलॉन आर और ई स्क्वायर को आप इस तरह लिख लें, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये जो इस सिंपल मैंने लिखा हुआ है ये एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी को मैंने ये लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये आ जाएगी और ए और डी को हमने कंबाइन करके ये लिख लिया। अच्छा, ए और डी को हम देखते हैं किसके इक्वल होता है, ए डी इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अब ए और डी ये प्लेट्स का वॉल्यूम है, जो हमने कैपेसिटर की जो प्लेट्स रखी हुई हैं उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का हम किस तरह से हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम वैसे किसके बराबर होता है, वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो क्यूबिक मीटर होती है या मीटर क्यूब, तो हम उसको एरिया अब एरिया की डायमेंशन किसके इक्वल होती हैं, एरिया की डायमेंशन जो है वो लेंथ स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती हैं, जो डिस्टेंस है इसकी डायमेंशन भी लेंथ की इक्वल होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो डायमेंशंस हैं वो वॉल्यूम की डायमेंशंस बनती हैं, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये किसी भी चीज का जो एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी जो लेंथ होगी वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होती है, या अगर सिंपल आप उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो आपको वॉल्यूम की डायमेंशंस मिलेंगी। AD is the volume between the plates,
सो एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एनर्जी की ये वाली वैल्यू लिखेंगे, एनर्जी किसके इक्वल आई थी, इसके इक्वल आई थी, ये जो एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन हमने लिखा है 1/2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ए स्क्वायर और ए डी, एनर्जी का ये आ जाएगा फार्मूला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का ये फार्मूला आ जाएगा ए और डी। एनर्जी को यहाँ पे आप पुट करेंगे, ये वाला जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, और जो वॉल्यूम है ए डी उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ए डी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ ये एक्सप्रेशन आपके पास बच जाएगा ये। तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन गया। अब हमने उसी फार्मूले को जो हमने सबसे पहले डिराइव किया था 1/2 क्यूबी, उसको हमने एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी फिर किसके इक्वल होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। इट मीन्स कि एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये ई स्क्वायर है। तो एनर्जी डेंसिटी को हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता हो तो हम आसानी के साथ जो एनर्जी डेंसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू भी आपको टेबल में गिवन होगी, इन दोनों की वैल्यूज आपको पता है, बाकी सिर्फ इसकी वैल्यू रह जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता है तो फिर आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बना है इसका कैपेसिटर के लिए कि अगर आपने कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो फिर उसके लिए ये आप हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 2 था आज का। इसके बाद है लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और इस लेक्चर का भी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कि अब हमने देखना है कि कैपेसिटर को चार्ज किस तरह से किया जाता है और इसे डिस्चार्ज किस तरह से किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, अच्छा दे आर कॉल्ड आरसी सर्किट, कि ज्यादातर हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं उनमें रेजिस्टर यूज किया जाता है और कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसे सर्किट को हम आरसी सर्किट कहते हैं जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दो यूज किए जाते हैं, और इसको हम कहते हैं आरसी सर्किट्स। अब यहाँ पे हम आरसी सर्किट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आरसी सर्किट का चैप्टर नंबर 16 है, पूरे का पूरा चैप्टर 16 है आरसी सर्किट के अंदर, वहाँ पे हम इसका ब्रीफ डिटेल और इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसको एज इंट्रोडक्शन यूज करेंगे आरसी सर्किट्स को, ठीक है। तो सिर्फ आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, आरसी सर्किट ऐसे सर्किट्स को कहते हैं जहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर के दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम आरसी सर्किट्स कहते हैं। तो कैपेसिटर से रिलेटेड पहले मैं आपको एक और पॉइंट भी बता दूं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है बैटरी की मदद से, तो कैपेसिटर को वो इमीडिएट चार्ज नहीं होता, एकदम से वो चार्जिंग नहीं हो जाती उसकी, वो थोड़ा टाइम लेता है चार्ज होने के लिए। और इसी तरह जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है तो फिर डिस्चार्जिंग के लिए भी उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और डिस्चार्जिंग के लिए भी वो कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है, when a capacitor is attached to a battery it is not charged immediately, it will take some time to charge, this is called charging of a capacitor, ठीक है। कि चार्जिंग किसे कहते हैं कि जब बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी अपना पोटेंशियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है कैपेसिटर की प्लेट्स को, और जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के इक्वल नहीं हो जाता तब तक बैटरी जो है वो कॉन्टिन्यूस पोटेंशियल प्रोवाइड करती रहेगी और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता रहेगा। और जब बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे उस वक्त बैटरी अपना पोटेंशियल स्टॉप कर देगी, फिर कोई चार्ज अकोमोडेट नहीं होगा या कोई भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इसी तरह डिस्चार्जिंग का भी यही प्रोसेस है, ठीक है, कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को डिस्चार्ज करना है तो आप उसको किसी लो पोटेंशियल, उसकी जो प्लेट्स हैं उसको किसी लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें तो वो उसकी प्लेट जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये भी हम देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है बोर्ड के एग्जाम्स में
कि टाइम कांस्टेंट को आप प्रूफ किया या टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। टी इज इक्वल टू आर सी इक्वल होता है या आर ओवर सी है, इसका क्या एक्सप्रेशन है ये आपने याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी, तो T इज इक्वल आर सी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने इसका प्रूफ आगे याद रखना है। ये आपकी बुक की एग्जांपल भी है, लास्ट एग्जांपल, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। बुक की सबसे आखिरी एग्जांपल है। एस क्यू इज इक्वल टू सी भी आपको पता है कि चार्ज वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटर का चार्ज, इसके बराबर सी वी के बराबर होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। सो यहाँ से हम वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वी किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइडेड बाय सी। अब करंट है, करंट का क्या एक्सप्रेशन होता है, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी, आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये करंट का फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये ओहम्स लॉ, अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, V डिवाइडेड बाय आई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ V, इसकी वैल्यू और I की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। मतलब यहाँ पे आपने V की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है और I की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसको आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें। V की जगह पे यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की Q डिवाइडेड बाई C, और I की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की Q डिवाइडेड बाई T। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, Q से कैंसिल हो जाएगा, बाकी T ओवर C आ जाएगा। R इज इक्वल टू T ओवर C और T इज इक्वल टू आर सी। ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया टाइम कांस्टेंट का, T इज इक्वल टू आर सी। तो ये किसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जितना वक्त दरकार होगा, जितना टाइम रिक्वायर होगा, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसको कांस्टेंट रखना है टी को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसको कांस्टेंट रखना है टी को, तो इट मीन्स के आर और सी ये दोनों एक दूसरे को आर और सी दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको सी को कम करना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट रह सके। यहाँ अगर आप आर की वैल्यू कम रखते हैं तो फिर आपको कैपेसिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट जो टी है ये कांस्टेंट रह सके। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर कैपेसिटर आपने लो जो है वो कैपेसिटेंस का लगाया तो आपको जो रजिस्टर है वो हाई लगाना पड़ेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, तो T इज इक्वल टू, अगर इस बात को आपने फिजिकली ज्यादा आपको समझ नहीं भी आई तो आप सिर्फ इतना याद रख लें कि टाइम कांस्टेंट R और C के इक्वल होता है और ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो इनवर्स रिलेशन में आते हैं। ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टर के जितना रेजिस्टर छोटा होगा कैपेसिटर उससे बड़ा लगाना पड़ेगा। ये जितना कैपेसिटर की कैपेसिटेंस छोटी होगी रेजिस्टर आप बड़ा लगा दें, फिर भी आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, ये आपकी बुक की डायग्राम है 12.27। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक आरसी सर्किट है जिसमें ये जो है ये कैपेसिटर का सिंबल यूज किया जाता है और ये रेजिस्टर का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम कहते हैं ये आरसी सर्किट है जिसमें ये आर कनेक्ट किया गया रेजिस्टर और ये कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे ये स्विच है और यहाँ पे ये इसका पॉइंट है ए और ये इसका पॉइंट है बी। ये पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है बैटरी से, बैटरी का सिंबल है, साइन है। अच्छा, अब आपने बैटरी को यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करना स्टार्ट करना है, यहाँ से हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि कन्वेंशनली हम ये कंसिडर करते हैं कि जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से हाई होता है, तो इसलिए जो चार्जेस हैं या पोटेंशियल वो यहाँ से प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एरो ये इंडिकेट किया जा रहा है इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पोटेंशियल इसका वी नॉट है बैटरी का, और ये कैपेसिटर को इस तरह से ये चार्ज कर रही है। ये सिर्फ ये डायग्राम में यही दिखाया गया कि ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट की गई है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे जाएंगे, रेजिस्टर में से गुजर के यहाँ पे इस प्लेट्स पे अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि पॉइंट बी का क्या रोल है। अभी तक हमने पॉइंट बी का रोल नहीं देखा कि पॉइंट बी को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, ये इसकी मेन डायग्राम है पूरे टॉपिक की। ठीक है, ये आपने ध्यान से समझनी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि
ये वाई एक्सिस पे हमने चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा हुआ है, ठीक है। टाइम आर सी के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आर सी है, यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो दोनों सेम है, डजंट मैटर, वो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों क्योंकि टी आर सी के इक्वल है, यहाँ पे आप सिर्फ टी लिख लें या आर सी लिख लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो पिक्स अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस पहले देखते हैं, कैपेसिटर इज चार्ज 63% इन 1 RC, कि अगर आप RC का यूनिट आप ये कंसिडर करते हैं कि R और C ये दोनों टाइम के इक्वल है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 सेकंड है, मिसाल के तौर पर हम 1 सेकंड कंसिडर कर लेते हैं कि RC जो है वो, हमें ये तो कंफर्म है ना, ये तो पक्की बात है कि RC टाइम के इक्वल होता है। अगर हम ये कंसिडर कर लें कि RC का जो प्रोडक्ट है वो 1 सेकंड के इक्वल है, तो फिर इसका ये मतलब बनेगा द कैपेसिटर इज चार्ज 63% इन 1 RC, कि एक RC के दौरान, जब एक RC यूनिट के दौरान जो कैपेसिटर है वो 63% सिर्फ चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि कैपेसिटर 1 RC के दरमियान 63% जो है वो चार्ज किया जा सकता है। तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे हमने इसको टाइम को रखा हुआ है, आरसी को रखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमने इसको रखा हुआ है। अब इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 0.63 क्यू नॉट, इसका सिर्फ यही मतलब है कि आप इसको सिंपल जो वर्ड्स में ये कंसिडर करने 63% है, या आप इसको ये देख लें कि क्यू नॉट जो है ये मैक्सिमम चार्ज है, और मैक्सिमम चार्ज को आपने 0.63 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये इसकी एवरेज वैल्यू आती है कैपेसिटर की। तो 1 RC के दौरान जो इसकी एवरेज वैल्यू है उसको हमने ये कहा हुआ कि ये डॉटेड लाइन से ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमने जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन लगाई है ये कैपेसिटर की एवरेज कैपेसिटेंस है ड्यूरिंग 1 RC, ठीक है, या ड्यूरिंग 1 सेकंड, के 1 सेकंड के दौरान वो इतना जो एवरेज चार्ज स्टोर करता है उसकी इतनी अमाउंट है, या 63% वो चार्ज स्टोर करता है। इन दोनों में से आप जिस नोटेशन से आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से याद रख लें, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन हमें क्या बता रही है कि एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, अब हम इस पीक को लेते हैं जो सबसे पहले वाली पीक है, ये वाली जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि पीक शुरू कहाँ से हो रही है, पीक 0 से स्टार्ट हो रही है। अब 0 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जब टाइम 0 था उस वक्त कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी 0 थी, कोई चार्ज नहीं स्टोर किया गया था, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 0 है और ये जो टाइम है इसकी भी वैल्यू 0 है। इट मीन्स 0 के ऊपर 0 था, जब टाइम भी 0 था तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो भी 0 थी। जब हमने टाइम को बढ़ाना जो है वो स्टार्ट किया, टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो कैपेसिटर की जो चार्ज है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस की वैल्यूज भी बढ़ गई ना इस डायरेक्शन में, तो जब टाइम बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ना शुरू हो गया और उसकी इस तरह से ये पीक आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि एवरेज वैल्यू जो है 1 RC के दरमियान वो यहाँ पे कुछ लाई कर रही है, ठीक है। तो स्मॉल RC का ये मतलब है कि अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सिर्फ 1 सेकंड लगा है या 1 RC लगा है तो कैपेसिटर अपनी एवरेज वैल्यू को पहुंच गया है। लार्ज RC का ये मतलब है कि अब हमने एक और कैपेसिटर लिया, ठीक है। अब ये सपोज कर लेंगे, ठीक है, आपने सपोज करना, ये बुक में नहीं लिखी हुई है बात, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सपोज कर लें कि आपने कोई कैपेसिटर लिया है जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल अच्छा नहीं लगा हुआ, तो वो क्या होगा कि कैपेसिटर को चार्ज होने में ज्यादा वक्त लगेगा। कैपेसिटर को, उस कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है या जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है, वो कैपेसिटर को चार्ज करने में ज्यादा वक्त ले रहा है। तो अब हम उसकी पीक यहाँ से देखते हैं, ये टाइम और ये चार्ज। अब 0 पे 0 है, मतलब टाइम भी 0 है और चार्ज भी 0 है, तो उसने यहाँ से स्टार्ट होना शुरू किया पीक ने, और यहाँ से होती हुई पीक, ये इसकी पीक हमें इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इसकी जब एवरेज वैल्यू को किस पॉइंट पे जाके पहुंची, जब एक्स एक्सिस पे वैल्यू 3 थी, ठीक है। यहाँ जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 सेकंड, तो तब जाके उसने एवरेज वैल्यू को अप्रोच किया।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाली पीक है इसने ज्यादा वक्त लिया है एवरेज वैल्यू को अप्रोच करने में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लार्ज आरसी है, या इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो ज्यादा है, या सिंपल वर्ड्स में इस पीक ने या इस कैपेसिटर ने, मतलब जिस कैपेसिटर की पीक है इसने ज्यादा वक्त लिया है चार्ज होने के लिए। ठीक है, इसका सिर्फ यही मतलब है। तो इसलिए हमने सिर्फ ये कहा हुआ है कि ये वाली जो पीक है ये इसको हम कहेंगे ये स्मॉल आरसी है, और जो ये वाली पीक है ये लार्ज आरसी है। और जो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या शो हो रही है, ये डॉटेड लाइन कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है कैपेसिटर की वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से लिखा हुआ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कहाँ तक स्टोर चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो हमें ये वैल्यू उसकी बता रही है। क्योंकि इसके बाद ये वाली जो पीक है ये बिल्कुल सीधी इस तरह से जाना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पीक ऊपर या नीचे नहीं आएगी, मतलब पीक ने जितना राइज करना था वो उसने राइज कर लिया, अब यहाँ से जाके वो स्ट्रेट होना शुरू हो गई है पीक। तो इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके यहाँ पे कह दिया कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पीक की, जिसको हमने कहा है क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू जो क्यू नॉट है उसको 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटर की। मतलब ये जो कैपेसिटर की एवरेज वैल्यू है ड्यूरिंग 1 आरसी, या 1 सेकंड के दौरान कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर करने में जितना वक्त लिया, ये वो उसकी पीक बता रही है ये ब्लैक कलर में। तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट है और टफ है, और मैं थोड़ा सा इसको फिर से समराइज कर देता हूँ कि टाइम कांस्टेंट हमने देखा था वो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट है वो हम इस तरह से लेते हैं कि कैपेसिटर जितना टाइम चार्ज को स्टोर करने में लेता है उसको हम कहते हैं कि वो उसका टाइम कांस्टेंट है। अब ये दो हमारे पास पीक्स हैं, एक ये वाले कैपेसिटर की पीक है, ये एक और कैपेसिटर है जिसकी ये पीक आई है, और एक ये वाला कैपेसिटर है जिसकी ये हमारे पास पीक बनी है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने चार्ज को रखा हुआ है। अब एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जब जो पहली पीक है ये वाली जो स्मॉल आरसी को इंडिकेट कर रही है, ये जो फर्स्ट पीक है, ये एक्स एक्सिस पे अगर हम इसको एक्सटेंड करना शुरू करें, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें पीक को, तो जीरो के ऊपर जीरो है, जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी जीरो था, जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ फिर उस वक्त चार्ज ने बढ़ना स्टार्ट किया, और ये इसकी पीक इस तरह से मैक्सिमम बढ़ती गई, और यहाँ पे जाके इसकी पीक जो है वो मैक्सिमम हो गई। मतलब अब जो डॉटेड लाइन का जो लेवल है इस लेवल पे पीक आगे चलती रहेगी, वो इससे ऊपर और नीचे नहीं जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पीक की। ठीक है, और फिर हमने देखा कि कैपेसिटर की ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.63%, ठीक है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि 1 सेकंड के दौरान या 1 आरसी के दौरान जो कैपेसिटर है वो 63% सिर्फ चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये उसकी फिर एवरेज वैल्यू होगी, ये एवरेज वैल्यू को हमने डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अब हम दूसरी पीक की तरफ आते हैं। दूसरी पीक या जो दूसरा कैपेसिटर है, आप ये अज्यूम कर लें कि उस कैपेसिटर का मटेरियल अच्छा नहीं है, या उस कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक यूज किया गया वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इट मीन्स वो चार्ज को स्टोर करने में ज्यादा वक्त लेगा। और यहाँ पे हमने फिर उसी पीक को यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं कि जीरो के ऊपर जीरो है, मतलब टाइम जीरो चार्ज भी जीरो। फिर हमने टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया, चार्ज भी बढ़ाना शुरू हुआ, और इस तरह इसकी पीक से ये उसके बाद जाके ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो ये वाला जो कैपेसिटर की जो पीक है, अब इन दोनों के टाइम को आप देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैंने ये टाइम लिखा है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 सेकंड, या 1 आरसी, 2 आरसी, 3 आरसी, जो यूनिट आप मर्जी इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल आरसी के इक्वल है। तो आप इसको 1 टी भी कह सकते हैं, 2 टी भी कह सकते हैं, 3 टी, या 1 आरसी, 2 आरसी, 3 आरसी, 4 आरसी, इस तरह से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये पीक है जो एवरेज वैल्यू को कट कर रही है, ये जो ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन में एवरेज वैल्यू है, ये पीक एवरेज वैल्यू को जहाँ पे कट कर रही है वो
गालबन वो 0.8 समथिंग इस तरह से बनता है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू 1 भी नहीं, कंप्लीट 1 भी नहीं है, लेकिन जो दूसरी पीक है वो एवरेज वैल्यू को कहाँ जाके कट कर रही है, 3 RC के ऊपर या 3 सेकंड के ऊपर जाके उसको कट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो पीक है इसका स्मॉल RC है और इस पीक का लार्ज RC, क्योंकि RC जो है वो एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो ये सिंपल वर्ड्स में इसका ये मतलब बनता है स्मॉल RC का कि ये वाला जो कैपेसिटर जिसकी पीक हमने देखी है ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये 1 सेकंड भी पूरा नहीं लेगा और ये अपनी एवरेज वैल्यू को अचीव कर लेगा। लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है जो लार्ज RC जिसका हमने देख रहे हैं, लार्ज RC का ये मतलब है जिस कैपेसिटर के ये वाला जो कैपेसिटर है ये 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा का वक्त लेगा अपनी एवरेज वैल्यू को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ये हमने एवरेज वैल्यू दोनों की, ये एवरेज वैल्यू तो एक ही आएगी ना, ये एवरेज वैल्यू हमने इस पॉइंट के लिए देखी और इसके लिए देखी। जो ये वाला है इसके लिए कम वक्त आया तो हमने कह दिया स्मॉल RC, जो ये वाली पीक है इसके लिए ज्यादा वक्त आया तो हमने कह दिया लार्ज RC। ये हमने देखा हुआ कि ये RC 0 से 1 तक, ये स्मॉल RC इसके लिए और ये लार्ज RC यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके लिए सेकंड पीक के लिए। अच्छा, इसके बाद ये डायग्राम देखते हैं। अच्छा, इस डायग्राम को हमने अब B से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पहले हमने जो डायग्राम देखी थी ये वाली, इसमें हमने B से कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ यही पॉइंटर में जो पॉइंट्स थे एक्सटर्नल पॉइंट उसको हमने कनेक्ट किया। भाई स्विच है, ये पॉइंट A है, फिर ये बैटरी है, फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर। हमने B को नहीं देखा तो हमने ये कहा था कि B को हम बाद में कनेक्ट करेंगे कि इसको हमने कहाँ कनेक्ट करना है। अब इस B का भी आ गया टर्मिनल कि इस स्विच को अब B से कनेक्ट कर दें। अब आप देखें कि इस सर्किट के दौरान बैटरी कहीं भी नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज स्टोर किया हुआ है वो यहाँ से होके यहाँ पे या यहाँ से होके यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब फ्लो करना शुरू कर देगा। जो पॉजिटिव प्लेट है वहां से चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट की जानब फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इट मींस जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव प्लेट की जानब ये हमने कन्वेंशन रखी हुई है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानब जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये उसकी पीक्स हैं, डिस्चार्जिंग पीक्स। अब जिस तरह चार्ज होने के लिए हमने देखा था कि चार्ज होते हुए भी वो एकदम से चार्ज नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इस तरह उसकी पीक जो है वो आगे ग्रो करती है। तो इसी तरह जब डिस्चार्जिंग पीक्स भी हम देखेंगे तो डिस्चार्जिंग पीक्स भी इसी तरह ही आएंगी जिस तरह चार्जिंग पीक्स हमने देखी थी। अच्छा, अब ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, जो कि ये वैल्यू थी, ठीक है, CV0, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसी तरह ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये लार्ज RC है और ये स्मॉल RC है। अब स्मॉल RC का सिंपल यहाँ पे ये सिर्फ देख सकते हैं, मतलब ये है कि ये जो है ये कम वक्त ले रहा है डिस्चार्ज होने में, इसलिए इसकी जो पीक है वो इस तरह की बनेगी, ठीक है, उसमें बेंड ज्यादा आएगा। लेकिन जो लार्ज RC है ये देखिएगा ये एक्स एक्सिस को दूर जाके कट करेगी, दूर जाके कट करेगी। तो इट मींस जो ये वाली पीक है इसका RC ज्यादा है, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये वाली जो पीक है ये ज्यादा वक्त लेगी डिस्चार्ज होने में, ठीक है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये ज्यादा वक्त लेगा डिस्चार्ज होने में और ये वाला जो है ये कम वक्त लेगा डिस्चार्ज होने में, इसलिए जो स्मॉल RC है वो इसका है इस पीक का, और जो लार्ज RC है वो इस पीक के लिए है, ठीक है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पीक्स को हमने डिटेल से यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। तो ये आपका यहाँ तक ही टॉपिक था आज का, तो लेक्चर भी आपका खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।